बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। चलो मिल गया क्वेश्चन। करे शुरू। चलो देखो यहां पर पहला क्वेश्चन, एक पूर्णांक n दिया गया है। 6n+3 का स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? ये बताओ, हमारे पास लिखा हुआ 6n+3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको किससे विभाजित करेंगे? 9 से, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? a+b का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 6n का होल स्क्वायर, 36n का होल स्क्वायर आ गया, प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, बी का स्क्वायर 3 तिया 9, प्लस 2ab 6 तिया 18, 18 दूनी 36। क्या यही आएगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे में हमारे पास क्या है? 9। शेषफल अगर हमसे पूछा तो अलग अलग हम यहाँ पर क्या करेंगे? भाग देंगे। 36 देखो तो 9 से कट रहा है क्या? अगर 36 9 से कट रहा है तो 36 का कोई भी मल्टीपल 9 से कट जाएगा, यानी शेषफल यहाँ पर क्या आएगा? 0। 9 से 9 कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा? 0। और 36n भी 9 से कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा? 0। तो सारा जब कट ही गया है तो शेषफल इसका क्या आएगा? 0। आंसर आ गया है डी। क्या इसमें कोई दिक्कत? बोलो। 6n+3 का होल स्क्वायर पूछ रहा था, इसको 9 से विभाजित करना था। चले आगे। देखो, यदि 6 अंकों की कोई संख्या 5x 2y 6z 7 11 और 13 से विभाज्य है तो x - y + 3z का मान क्या है? यहां पर देखो हम 4 कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, इसको याद रखना। पहला कॉन्सेप्ट होगा, अगर 2 डिजिट की कोई संख्या 2 बार रिपीट करके लिखी जाए तो यह 101 से अवश्य कटेगी। किससे कटेगी? 101 से। और क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, 2 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट करके लिखी जाए तो निम्न में से किससे कटेगी? तो क्या आंसर हो जाएगा? बताओ इसका 101। दूसरा, अगर 3 डिजिट की कोई संख्या है जो 2 बार रिपीट करके लिखी जाए, कितना बार? 2 बार, तो यह इस बार 1001 से अवश्य कटेगी। किससे कटेगी? 1001 से। और 1001 के बारे में जानते हो क्या सब है? 7 गुना 11 गुना 13। यह संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। 11 सते 77 से भी कटेगी, 13 सते 91 से भी कटेगी, और 11 गुना 13 143 से भी कटेगी। तो जो संख्या 1001 से कटेगी वह संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। 11 को 7 से गुना करोगे 77 से भी कटेगी, 13 सते 91 से भी कटेगी, 11 गुना 13 143 से भी कटेगी। तो 3 डिजिट की कोई संख्या 2 बार रिपीट करके लिखी जाए तो किससे कटेगी? 1001 से। तीसरा रूल देखो, अगर 2 डिजिट की कोई संख्या है 3 बार रिपीट करके लिखी जाए, कितनी बार? 3 बार। अगर यह 3 बार रिपीट करके लिखी जाए तो यह संख्या 10101 से अवश्य कटेगी। किससे कटेगी? 10101 से। 10101 बना किससे किससे है? तो बोलोगे 91 गुना 111 से। 91 से बना है और 111 से। 91 से किससे बना है? तो हम बोलेंगे 7 गुना 13, और 111 बराबर होता है 3 गुना 37। 37 तिया 111। तो जो संख्या 10101 से कटेगी वह संख्या 91 से भी कटेगी, 111 से भी कटेगी। 91 से जो संख्या कटेगी 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। 111 से जो संख्या कटेगी 3 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी। क्या ये 7 तिया 21 से भी कटेगी? क्या देखो तो, 7 तिया 21, 13 तिया, क्या यह 39 से भी कटेगी क्या? तो कम से कम इतना याद रखना है कि यह संख्या 10101 से कटेगी। कब? जब 2 डिजिट की संख्या कितना बार रिपीट करके लिखी जाए? 3 बार। और चौथा रूल जो है, चौथा रूल ये याद रखना है कि कोई भी 1 डिजिट की संख्या अगर 6 बार रिपीट करके लिखी जाए, कितनी बार? 6 बार। अगर कोई भी संख्या 6 बार रिपीट करके लिखी जाए, कितनी बार रिपीट करके लिखी जाए? 6 बार रिपीट करके लिखी जाए, यह संख्या 1001 से भी कटेगी, 1001 से भी कटेगी और 10101 से भी कटेगी। और दोनों से अगर यह संख्या कट जाती है तो इसका मतलब है कि जो संख्या 1001 से कट रही है वह 7 11 13 से भी कटेगी, 7 11 13 से भी कटेगी। जो संख्या 10101 से कटती है, क्या यह 91 और 111 से भी कटेगी? और जो संख्या 91 से कटेगी वह 7 गुना 13 से भी कटेगी और 3 गुना 37 से भी कटेगी। बोलो ठीक है क्या? ये कितना रूल है? 4। और इस चारों रूल को बिल्कुल याद रखना, इस चारों रूल पे क्वेश्चन आता है। इस चार हुई रूल पर क्वेश्चन आता है, याद रखना। ये देखो हमारे पास क्या है? 5x2 y 6z 7 से 11 से और 13 से विभाज्य है, तो बताना है x - y + 3z का मान क्या होगा। ये 7 11 13 से तो तब विभाजित होगी, 7 11 13 से अगर विभाजित हो रही है, इसका मतलब जल्दी से बताओ किससे विभाजित हो रही है? किससे विभाजित हो रही है? और 1001 से अगर विभाजित हो रही है तो 3 अंकों की संख्या कितनी बार रिपीट करके लिखी गई?
कितनी बार रिपीट करके लिखी गई? अगर यही हमारे पास संख्या लिखा हुआ 5x2, क्या इसी को 2 बार रिपीट करके लिखा गया है क्या? क्या यह ऐसा बनेगा 5x2? बोलो जल्दी, क्या यह ऐसा बनेगा क्या 5x2? 5x2 को ही 2 बार रिपीट करके लिखा गया होगा 5x2, लेकिन अंतिम में इसके पास है क्या? y6 और z, y6 और z। फिर से लिखो इसको 5x2 और अब देखो y6 और z। तो ये बताओ कि x का मान हमारे पास क्या आ गया? तो बोलोगे x का मान आया है 6। x का मान क्या आया? 6। x का मान क्या आ गया बताओ? 6। और y का मान क्या आया? 5। और z का मान क्या आया? 2। देखो तीनों का मान आ गया। x का मान आ गया है 6, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 6। y का मान क्या आ गया है? 5। और यहाँ पर z का मान आया हुआ 2। 2 को 3 से गुना करोगे, 3 दूनी 6। तो 6 में से 5 गया, 1 1 में 6 को जोड़ दोगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा बताओ? 7। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलो? क्लियर है? चारों रूल याद हुआ? ये 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट करके लिखी जाएगी तो किससे कटेगी? 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट करके लिखी जाएगी तो 1001 से। 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट करके लिखी जाएगी तो किससे कटेगी? और 1 अंकों की संख्या अगर 6 बार रिपीट करके लिखी जाए तो किससे किससे कटेगी? 1001 से भी और 10,000, दोनों से कटेगी। ठीक है, चले आगे। चलो देखो यहां पर, वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा जिसे 15, 18, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 आए और साथ ही वह 13 से भी विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 13 से। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर सही ढंग से पढ़े होगे कभी ना कभी, 18 है। 18 है, 18 है। 18 से भाग देने पर क्या शेष आ रहा? 8। तो 9 से भी भाग दोगे तो क्या शेष आएगा? 8। और जैसे 9 से भाग देते हैं शेषफल 8 आता है, इसका मतलब उस संख्या के अंकों का योग भी क्या होगा? 8। ऑप्शन में खोजो किसका 8 है? 8 है क्या? 8 है क्या? 8 है क्या? 8 है क्या? आंसर आ गया 26। देखो यहां पर क्या हम समझाना चाह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो। ये बताओ, ये 15, 42, ये सबको भूल जाओ। क्वेश्चन बोला है 15 से भाग दें, ध्यान से सुनना, 15 से भाग दें या 18 से भाग दे और 42 से भाग दे, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आएगा? 8। प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आएगा? 8। एक क्वेश्चन पढ़ते होगे कि 65 से अगर भाग देते हैं और शेषफल मान के चलो कि 55 आ रहा है, कितना आ रहा है? 55। तो फिर बता सकता है 13 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? क्या आएगा शेषफल? 13 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा 3। 13 चौका 52, तो शेषफल क्या आ गया? 3। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा फिर बताओ, 65 से अगर भाग देंगे और शेषफल हमारे पास 55 आ रहा है, शेषफल 55 आ रहा है, बताओ 11 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? 11 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? क्या? 11 से भाग दोगे तो क्या शेषफल आएगा? कांट बी डिटरमाइंड। 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? नहीं पता। लेकिन 13 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, ये जरूरी है। आप पूछोगे ये कैसे हो गया? इस पे ध्यान दो। जब भी किसी संख्या को 65 से हम भाग देते हैं, बात पे ध्यान दो, जब भी किसी संख्या को 65 से हम भाग देते हैं तो वह संख्या एक तो 65 से कटने वाली कहीं ना कहीं होगी, और कट करके यहाँ पर जो बचा है उसी को शेषफल बोलते हैं। बोलो, उसी को क्या बोलते हैं? शेषफल। जैसे 28 में 5 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा? 28 में 5 से भाग दोगे शेषफल क्या आएगा जी? तो 28 को क्या हम लोग 5 गुना 5 प्लस 3 बोलते हैं क्या? तो 5 का कोई मल्टीपल है, 5 का कोई क्या है? ये मल्टीपल। 5 पचे 25, 25 प्लस 3 मिलके 28। यही जो एक्स्ट्रा बचता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? शेषफल। उसी को क्या बोलते हैं? शेषफल। तो 65 को अगर हम 65 से किसी संख्या में भाग देंगे तो यह संख्या होगी 65x प्लस 55। 65x प्लस 55। अब इसी संख्या को हम 13 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? 13 से। तो ये बताओ कि 65 13 से कटती है क्या? 65 13 से कटती है? अगर 65 13 से कट जाएगी तो 65 का कोई भी मल्टीपल भी 13 से कट जाएगा। तो हम बोलेंगे 65x को 13 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। अरे शेषफल क्या आएगा? तो 65 को अगर हम 55 में भाग देंगे 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 3। तो यहाँ पर शेषफल आया हुआ है 0, यहाँ पर शेषफल आया हुआ 3। 3 में 0 को जोड़ देंगे तो हम बोलेंगे उत्तर क्या आ जाएगा? बताओ 3। उत्तर क्या आ जाएगा? 3। लेकिन यहीं पर अगर हमारे पास 65x है और ये हमारे पास क्या दिया हुआ? 55। अब हम इसको 11 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। 55 में भाग देंगे तो शेषफल आया 0, लेकिन 65 में 65x है, ये 65x में हम 11 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? कोई बता सकता है? बोलो जल्दी। नहीं पता चलेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? x। क्या लगा हुआ है? x। तो इसका क्या शेषफल आएगा? ये बात नहीं पता। तो जब नहीं पता है, जब यहीं पर नहीं पता चल पाया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कांट बी डिटरमाइंड, यानी नहीं पता लगा सकते हैं। बोलो बोलो जल्दी। अब इसी चीज का हम इस्तेमाल, देखो एक तो ये क्वेश्चन में भी बन जाएगा, एक तो ये क्वेश्चन भी है, ये खुद क्या है? एक क्वेश्चन है।
याद रखना। अब देखो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देकर के आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ, अगर 117 से भाग दिया जा रहा है और शेषफल हमारे पास आ रहा है 19, तो बताओ 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला काम क्या करोगे? चेक करोगे 9 से 117 कट रहा है, 9 से 117 कट रहा है। अगर कट रहा है तभी क्वेश्चन बनेगा। बोलेंगे 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, शेषफल क्या आएगा? ए। बोला आएगा कि नहीं आएगा? ये बात समझ पाए हो क्या? बोले अच्छा 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है ये बताओ आप जल्दी से। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है ये बताओ कि अगर हमारे पास 7 3 4 दिया हुआ है और हम इसको 9 से भाग देंगे तो शेषफल बताओ क्या होगा? शेषफल बताओ क्या होगा? देखो यहां पर ऐसे करते हैं, अगर ध्यान से सुनना, देखो 9 8 72, क्या बचा? ए 14 हुआ। 9 को 9 से भाग दो 14 में 5 आया, लेकिन ऐसे भाग देने का जरूरत इसमें 9 वाले में भाग देने का कोई जरूरत। तो हम बोलेंगे क्या करना क्या है, अगर इसका शेषफल निकालना है, क्या निकालना है? इसका शेषफल। अगर इसका शेषफल निकालना है तो इसका डिजिट सम निकाल दो। क्या निकाल दो? डिजिट सम। देखो 7 3 10 4 14 में आया 1 और क्या आया? 4। 1 और 4 को फिर से जोड़ दो तो 9 से भाग देने पर डिजिट सम वही आता है, अंकों का वो योग वही आता है जो इसका शेषफल है। या उल्टा भी बोल सकते हैं, जो शेषफल होगा वही क्या होगा? उसके अंकों का योग। अब कितना भी बड़ा संख्या अगर हमारे पास दिया हुआ है, कितना भी बड़ा संख्या अगर हमारे पास दिया हुआ है और हम बोले कि बताओ इसको 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो क्या करोगे? इसका डिजिट सम निकालोगे। क्या करोगे? हम बोलेंगे 7 2 9 6 3 9 8 1 9 6 3 9 7 4 11 में 1 1, उत्तर आ गया इसका 2। उत्तर क्या आ गया? 2। क्या इतना बात जो हम अभी इस पे टाइम बर्बाद किए समझ में आया? अब इतना टाइम बर्बाद करने का मतलब है एग्जाम में टाइम बर्बाद नहीं करना। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है टाइम बर्बाद नहीं करने वाला होगा। क्या होगा? 15 18 42 से भाग देने पर क्या शेषफल आ रहा है? 8। और वह संख्या किससे विभाजित है? 13 से भी। अगर वह संख्या ही ऑप्शन में रहता तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम ये देते कि वह संख्या को 13 से चेक करते, ऑप्शन को, कि 13 से कट रहा है कि। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल, और योगफल जैसे ही अंकों का दे दिया तो हमारे दिमाग में आ गया 9। हम बोलेंगे 15 को छोड़ो, 42 को छोड़ो, इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है? बताओ 8। 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है? 8। तो बताओ 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? कोई बता सकता है क्या? बोलोगे 8 ही आएगा। क्या आएगा? 8। 18 देखो 9 से कट रहा है, 18 9 से कट रहा है। अगर 18 9 से कट रहा है तो हम डायरेक्ट 8 में भाग लगाएंगे। 8 9 से छोटा है, 8 क्या है 9 से? तो शेषफल क्या आएगा? जल्दी बोलो, क्या आ गया? 8। अब जैसे ही हमारे दिमाग में आया कि शेषफल इसका 8 आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि उस संख्या का जो अंकों का योग होगा या डिजिट सम होगा वह क्या होगा? उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? जल्दी बोलो, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? और पूछ भी क्या रहा है? पूछ भी क्या रहा है? इसका मतलब हम इस ऑप्शन में डिजिट सम निकालेंगे। 4 2 6 6 2 8 5 2 7 2 2 4, उत्तर क्या आ जाएगा? बी। क्या बात आया अब समझ में? अभी नहीं आया? नहीं आया तो अब अगले साल समझना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे ज्यादा अभी अंतिम समय है ना, ये तो छोटा करो। देखो यहां, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। 600 लीटर की क्षमता वाला एक पीपा शुरू में शराब से भरा हुआ होता है। इस पीपे से पहले y लीटर वाइन निकाली जाती है, उसकी जगह पानी डाला जाता है। इस मिश्रण में 120 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर फिर पानी डाला जाता है। इसमें पहला वाला मिश्रण में, पतला वाले मिश्रण से 120 लीटर मिश्रण फिर से निकाला जाता है, पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अंतिम में पीपे में वाइन और पानी का रेशियो है 12:13। y का मान क्या होगा? क्या ऐसा क्वेश्चन पढ़े हो क्या कि एक बर्तन में 100 लीटर है दूध, कितना लीटर दूध है? 100 लीटर। इस बर्तन से 10 लीटर दूध निकाल करके पानी डाल दिया, कितना लीटर? 10 लीटर दूध निकाल के क्या डाल दिया? पानी। पुनः 10 लीटर मिश्रण निकाल करके डाल दिया पानी, पुनः 10 लीटर मिश्रण निकाल के क्या डाल दिया? तो अगर ऐसा होता है तो आपको बताना है बर्तन में दूध और पानी का अंतिम अनुपात क्या रहा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। हम बोलते हैं ये टोटल हमारे पास कितना लीटर है? 100 लीटर। 100 लीटर में से 10 लीटर निकल गया। 100 लीटर में से अगर 10 लीटर निकलेगा तो या तो हम इसको ऐसे कर देते, देखो 100 - 10 बटे क्या लिखते हैं? 100। 100 - 10 बटे क्या लिखते हैं? 100। क्या 100 में से 10 को घटाओगे? 90। 90 बटे 100 क्या बोलेंगे? 9/10। फिर 10 लीटर निकालेगा। 10 लीटर जैसे ही पानी डाला, 10 लीटर निकाला, 10 लीटर पानी डाला, 10 लीटर निकाला, 10 लीटर पानी डाला। तो 100 लीटर में 10 लीटर निकाला और जब 10 लीटर जैसे ही पानी डाला तो वो तो फिर से 100 लीटर हो गया। बोलो जल्दी। तो बोलेंगे इस बार फिर 100 लीटर में 10 लीटर निकाल रहा है तो फिर से कमी होगा दूध में। तो 100 में से 10 को घटाओगे, फिर से क्या लिखोगे नीचे में? 100। हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 100 है। 10 लीटर 100 में कितना होता है? बताओ जल्दी। 10 लीटर 100 में कितना होता है? 1/10। अगर 1/10 निकल गया तो बचेगा कितना? फिर 1/10 निकल गया तो बचेगा कितना?
0,000 कट गया, उत्तर आ गया 81 लीटर। तो ये तो 81 लीटर आया बचा हुआ दूध, ये क्या आया है जल्दी बताओ, शेष दूध। अगर यह 81 लीटर आया है शेष दूध, हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया बताइए फाइनली दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दूध और पानी का अनुपात होगा, अगर 81 लीटर दूध है, टोटल हमारे पास पहले 100 लीटर था, इस 100 लीटर में मात्र 81 लीटर बचा, 100 में से 81 को घटाएंगे कितना लीटर बचेगा, 19 लीटर। अंतिम रेशियो हो जाएगा 81 अनुपात 19। तो अंतिम में जो दूध बचा कितना बचा 81, और ये दोनों मिलकर के क्या टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, क्या जल्दी बोलो। देखो 81 और 19 मिलकर कितना 100, 100 ही टोटल को रिप्रेजेंट करेगा क्या, क्या याद है, ये याद है। तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन, टोटल कितना लीटर था 100 लीटर, इस 100 लीटर में अब देखो रेशियो में यह बात हो रहा है, 100 लीटर है, हम बोलेंगे टोटल कितना 600 लीटर, कितना लीटर है 600 लीटर। इसमें से पहली बार क्या हुआ है कि वाई लीटर वाइन निकाल लिया गया, कितना लीटर वाइन निकाल लिया गया, वाई लीटर वाइन निकाल लिया गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 600 में से वाई लीटर निकल गया, 600 में से कितना लीटर निकला वाई, टोटल 600 में से वाई लीटर निकला, तो शेष बचेगा 600 माइनस वाई बटे 600, बोलो बचेगा। अब फिर से डाल दिया उतना पानी, उसकी जगह क्या डाल दिया पानी, तो फिर से मिश्रण कितना लीटर, फिर से मिश्रण कितना लीटर। अब इस बार यह 120 लीटर मिश्रण निकाला, कितना लीटर मिश्रण निकाला। अगर 120 लीटर मिश्रण निकालता है 600 लीटर में, तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं 1/5 भाग निकाला, और 1/5 भाग निकाला तो बचा कितना भाग 4/5। फिर से डाल दिया पानी, तो फिर से मिश्रण कितना लीटर 600 लीटर, और 600 में फिर से 120 लीटर निकाला, तो हम बोलेंगे अगर 120 लीटर निकाला तो फिर से कितना भाग निकाला, तो फिर से कितना भाग बचेगा। और शुरू में क्या था, इसमें पीपा में शराब था, तो हम बोलेंगे शेष शराब की जो मात्रा हो जाएगी, शेष शराब की जो मात्रा हो जाएगी वह हो जाएगी 600 गुना 600 माइनस वाई बटे 600 गुना 4/5 गुना 4/5। यहां तक ठीक है। अब यहां पर रेशियो क्या दिया हुआ है कि वाइन और पानी का रेशियो 12 अनुपात क्या है 13, तो हम बोलेंगे शराब बचा मात्र 12 और पानी कितना आ गया 13, जबकि पानी और शराब जब दोनों को जोड़ोगे तो यही टोटल शुरू में शराब रहा होगा, यही टोटल शुरू में क्या रहा होगा। तो हम यहां पर बोलेंगे कि यही टोटल शुरू में शराब रहा होगा, क्या 12/25 है, क्या 12 बटे क्या हुआ, तो शराब बचा 12 कितना में, शराब बचा 12 कितना में, कितने लीटर का 600 लीटर का ना, क्या ये दोनों का दोनों बराबर कर देंगे क्या। अब यहां से देखो 600 लीटर खत्म हो गया, 5 बचे 25 खत्म हो जाएगा, ठीक है 5 बचे 25 खत्म हो जाएगा, 4 तिया 12 खत्म हो जाएगा, 4 इसके नीचे आ जाएगा, 4 इसके नीचे आएगा तो 3 बटे क्या होगा 4। अब 600 माइनस वाई, अब बटे क्या है ये 600, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लोगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 6 तिया 1800, 600 माइनस वाई बराबर 1800 बटे क्या आ गया 4, 4 से काट दोगे ये आ जाएगा 450 लीटर। अब बताओ 600 में से हम क्या घटा दे कि 450 लीटर होगा, बोलोगे 150 लीटर, उत्तर क्या आ जाएगा इसका 150 लीटर, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। क्या हो गया, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 5वां नंबर का। 60 रुपया प्रति केजी और 65 रुपया प्रति केजी के दर से दो अलग अलग किस्म के तेल को इस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा में बेचने पर 10% का लाभ हो। कितने प्रतिशत का लाभ हो, 10% का लाभ हो। ध्यान से सुनो, पहला जो है, पहला का जो क्वांटिटी है नहीं पता है, और दूसरा का क्वांटिटी भी नहीं पता है, यही दोनों क्वांटिटी का रेशियो हमसे पूछ रहा है। पहला का रेट हमें पता है 60 रुपया पर केजी, और दूसरा का रेट हमें पता है 65 रुपया पर केजी। अच्छा यहां पर ये बताइए सब लोग कि अगर कॉस्ट प्राइस ये है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो बीच में भी क्या आएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि 68 रुपया 20 पैसा से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो ये तो सेलिंग प्राइस ने दे दिया है जी, तो हमें क्या निकालना चाहिए कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर फिर से देखो 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है 1/10, हम बोलेंगे 10 रुपया का चीज को 1 रुपया अधिक में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, और यही 11 बराबर दिया हुआ 68 रुपया 20 पैसा के, हम बोलेंगे 11 छाके 66, 11 दूनी 22,
तो 1 यूनिट बराबर आया 6.2, 10 यूनिट बराबर आएगा 62 रुपया पर केजी, यानी 60 रुपया पर केजी, 65 रुपया पर केजी से जब दोनों को मिलाया तो यह आ गया है 62 रुपया पर केजी। अब यही पता करना है कि किस रेशियो में मिक्स किया। एलिगेशन लगा दो, 65 में से 62 गया 3 आ गया, 62 में से 60 गया 2 आ गया। अब इसका रेशियो क्या हो गया बताओ, 3:2। आंसर क्या आ गया है, 3:2। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये बताओ 10 लोगों का एवरेज है 20 वर्ष, 10 लोगों का एवरेज है 20 वर्ष, तो 5 वर्ष के बाद उसका एवरेज क्या होगा, क्या होगा कैसे? 10 लोगों का एवरेज है 20 वर्ष वर्तमान में, तो 5 वर्ष के बाद उसका एवरेज क्या होगा, 5 वर्ष जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 25, तब ना 5-5 वर्ष बढ़ा है। तो जो परिवर्तन प्रत्येक टर्म में आता है वही परिवर्तन उसके एवरेज में भी आता है, सब बढ़ा 5-5 वर्ष, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा 5 वर्ष बढ़ जाएगा। 10 लोगों का एवरेज एज है 20 वर्ष, 5 वर्ष पहले उसका एवरेज एज, अरे अभी भी तो बोलो 5 घट जाएगा, 5 क्या होगा, 10 लोगों का एवरेज एज है 20 वर्ष, 10 वर्ष पहले उसका एवरेज एज क्या रहा होगा, सब 10-10 वर्ष घटा तो एवरेज भी उसका 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 38 वर्ष थी। अब 2 नए सदस्य इस परिवार में शामिल हो गए जिनकी आयु का अंतर 8 वर्ष है। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु इस परिवार की 10 वर्ष पहले की औसत आयु के बराबर है तो छोटे सदस्य की आयु कितनी है। देखो क्वेश्चन पे गौर करो, 10 वर्ष पहले का बात कर रहा है। 10 वर्ष पहले परिवार में था 5 सदस्य, कितना सदस्य, 5 सदस्य का एवरेज एज हमारे पास जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है 38 वर्ष, कितना वर्ष दिया हुआ है। अब बोला है कि इस 10 वर्ष के दौरान 2 बच्चा भी पैदा ले लिया, अब 7 लोग हो गया, कितना लोग हो गया। अब इस 7 लोग का जो एवरेज है अभी भी, ये वर्तमान है ना, अभी भी इस 7 लोग का एवरेज एज अभी भी कितना वर्ष दिया हुआ है 38 वर्ष, कितना वर्ष दिया हुआ है। और इस दोनों के बच्चा के आयु का जो अंतर है वह 8 वर्ष है। दोनों बच्चा के आयु का अंतर क्या है 8 वर्ष। हमें बताना है कि छोटे सदस्य की आयु क्या है। जो हम क्वेश्चन बोला है वही अभी लिखे हैं। हमने कहा 10 वर्ष पहले 5 सदस्य का एवरेज है 38 और वर्तमान में 2 बच्चा इस बीच में पैदा लिया है 10 वर्ष के दौरान, तो 7 सदस्य का एवरेज क्या हो गया बताओ 38। 7 सदस्य का एवरेज क्या हो गया 38। अब यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनो। ये जो है अगर हम ऐसा बोले कि 5 ही सदस्य रहता वर्तमान में, कितना सदस्य रहता वर्तमान में, 5 ही सदस्य रहता वर्तमान में। अगर वर्तमान में 5 सदस्य रहता, 10 वर्ष पहले इसका एवरेज क्या था 38, अगर वर्तमान में अगर 5 सदस्य रहता तो बताओ एवरेज क्या होगा। तो 10 वर्ष सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इस 5 सदस्य का एवरेज क्या रहता 48, लेकिन 7 सदस्य का एवरेज क्या हो गया 38। अब हमसे क्वेश्चन में पहले तो ये बताओ कि 48 वर्ष अगर इसका एवरेज हो गया तो कुल कितना हो जाएगा। तो बोलोगे कुल जो हो जाएगा, हम यहां से कर देंगे 48 को गुना किससे 5 से, 48 को 5 से गुना कर दोगे, 48 पंचे क्या हो जाएगा 240, और 7 सदस्य का एवरेज अगर 38 है तो इसके हिसाब से कुल क्या हो जाएगा 38 गुना 7, 8 सते हो जाएगा 56, 7 तिया 21 में 5 को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा 66। क्या यहां पर यह बताइए कि 7 सदस्य का कुल उम्र है 266, इस 5 सदस्य का कुल उम्र है 240। तो जल्दी से बोलो कि इस दोनों सदस्य जो 2 एक्स्ट्रा सदस्य है इसमें, उस दोनों सदस्य का आयु निकालने के लिए 266 में से 240 को घटा देंगे। 240 को घटा दोगे तो ये कितना वर्ष आ जाएगा। जो बड़ा वाला है उसको हम एल्डर ब्रदर मान लेते हैं और जो छोटा वाला है उसको यंगर ब्रदर मान लेते हैं। इस दोनों का उम्र कितना है टोटल मिला के 26। अब इस दोनों का जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 8 वर्ष बड़ा है, कितना वर्ष बड़ा है 8 वर्ष। हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया बताइए छोटे वाले का उम्र क्या होगा और बड़े वाले का उम्र हम पूछ रहे हैं। हम बोलेंगे दोनों का योगफल है 26, दोनों का अंतर है 8, बड़े वाले का उम्र निकालना, जोड़ के आधा कर देंगे। 26 में हम 8 को जोड़ेंगे, 8 6 14 34, 34 का आधा क्या होगा 17, और 34 में यहाँ 26 में से 8 को घटा दो कितना आया 24, 26 में से 8 को घटा दोगे 18, 18 का आधा क्या होगा 9। छोटे का सदस्य का पूछ रहा था, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी।
चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 7वां नंबर। 20 मैचों के लिए एक क्रिकेटर का औसत दिया हुआ है 52, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी बचे हुए 18 मैच में उसका औसत है 50 रन। क्रिकेटर का अधिकतम स्कोर ज्ञात करना है। ये बताओ टोटल एवरेज हमारे पास फिर से देखो 20 मैच है जिसका एवरेज क्या दिया हुआ है 52, एवरेज क्या दिया हुआ है 52, एवरेज 18 मैच बचता है कब, जब दो स्कोर, एक स्कोर को ए मान लो और दो स्कोर दूसरा स्कोर को बी मान लो। ए बड़ा है और बी जो है वह छोटा है, ए बड़ा है और बी क्या है छोटा है। इस दोनों स्कोर को अगर इससे निकाल दिया जाए तो शेष 18 का एवरेज जो बचता है वह कितना बचता है 50। तो क्रिकेटर का अधिकतम स्कोर क्या है, यहां पर ध्यान से सुनना। एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये हमने बताया था 20 मैच में एवरेज 52 है, तो एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक में बराबर बराबर बटना, 52 52 52 52 52 सब में कर देंगे, ठीक है। तो ये बताओ अगर दो स्कोर 52 52 लेके निकलेगा, 52 और 52 लेकर निकलेगा, तो बताओ इस 18 के एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? सेम एवरेज लेके बाहर निकलेगा तो शेष बचे हुए के एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा जी? नहीं पड़ेगा। अब यहां पर क्या हुआ है, फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है? 50 हो गया इसका एवरेज। कितना हो गया? 50। फर्क नहीं पड़ता, कब नहीं पड़ता? जब ए भी 52 लेके निकलता और बी भी 52 लेके निकलता, अपना अपना एवरेज लेके निकलता सेम, तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज पे प्रभाव पड़ा है, 52 से 50 हो गया, कितना घट गया बताओ? 2। कितना घट गया? अगर इस 18 मैच में दो दो घट गया, 18 मैच में दो दो घट गया, 18 मैच में दो दो घट गया, तो कुल कितना घटा? 18 दूनी। अच्छा अगर इसका 18 घटा है, इसका मतलब है 18 दूनी 36 घटा है, इसका मतलब अपना हिस्सा तो लाया ही लाया, एक्स्ट्रा कितना लेके चला आया? 36। तो हम यहां से बोलेंगे कि दोनों मैच का जो टोटल स्कोर हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा 104 प्लस 36 मिलकर के 140। और क्वेश्चन में बोला है कि उसका जो अधिकतम स्कोर है उसके न्यूनतम स्कोर से कितना अधिक है? 120। यानी हम बोल सकते हैं दोनों का अंतर दिया हुआ है 120। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रिकेटर का अधिकतम स्कोर क्या है, तो अधिकतम स्कोर अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हम दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? आधा, नहीं तो छोटा वाला निकाल लो, दोनों को घटा के आधा करो। 140 में से 120 घटाओगे 20, 20 का आधा 10। अब हम अगर 10 को घटाते तब 120 आता है, तो अधिकतम स्कोर हमारे पास क्या आएगा? 130। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। चले आगे। एवरेज का दो क्वेश्चन था, यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अंतर 150 रुपया है। यदि 9 रुपया प्रति वस्तु के बजाय इसे 12 रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा जाता है, यदि इन वस्तुओं का लागत मूल्य 250 रुपया है, तो लाभ 20% होने पर 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहां पर ध्यान से सुनो, विक्रय मूल्य में कितना का अंतर हो गया? 150। विक्रय मूल्य में कितना का अंतर हो गया? कब ऐसा होता है 150 का अंतर? जब इसका दाम 9 रुपया से अचानक 12 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया? तो 9 रुपया के चीज को अगर 12 रुपया में बेच रहा है तो कितना एक्स्ट्रा में बेच रहा है, जल्दी बोलो। और माना कि अगर एक्स वस्तु को 3-3 रुपया एक्स्ट्रा पे बेचेगा, तो बताओ कि टोटल कितना रुपया इसको एक्स्ट्रा मिलेगा? 150 रुपया। क्वेश्चन में यही नहीं बोला है? 9 रुपया का कोई वस्तु था, एक्स वस्तु का दाम 9 रुपया 9 रुपया 9 रुपया, तो 9x का कोई वस्तु था। अब उसी को 12 रुपया 12 रुपया 12 रुपया में बेच रहा है, यानी 12x में बेच रहा है। तो 12x और 9x का अंतर क्या आ जाएगा बताओ? x गुना 3। तो बोला है विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ जाएगा? 150। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि 3 से जैसे ही काटोगे, तो 3 से काटोगे तो x का मान क्या आ गया? तो ये हो गया 50 वस्तु। कितना वस्तु? और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 50 वस्तु का जो लागत मूल्य है, 50 वस्तु का जो लागत मूल्य है वह क्या दिया हुआ है? 250 रुपया। कितना रुपया? तो बस जल्दी से बताओ, एक वस्तु का जो लागत मूल्य होगा, एक वस्तु का लागत मूल्य कितना रुपया होगा? 5 रुपया। एक वस्तु का लागत मूल्य कितना रुपया होगा? अगर एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचे तो 5 का 20% कितना होता है? 1। 5 का 20% कितना होता है? 1। अगर इसको एक फायदा में बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 6 में। मतलब ये हो गया कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वह क्या आ गया? 6। क्वेश्चन में बोला है बताइए 21 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हम बोलेंगे 21 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 21 गुना 6, 126। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए।
चले आगे, 9 नंबर पे आ जाओ। देखो 9 नंबर का क्वेश्चन। विवेक सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करना शुरू करता है और उसके 4 घंटे बाद 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नीरज उसी दूर दिशा में गति करना शुरू करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, नीरज और विवेक शाम 5:36 बजे एक दूसरे से मिलते हैं। शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी 1080 किलोमीटर है। हम ये बात पहले पता लगा लेते हैं। देखो यहां पर ध्यान से, सबसे पहले तो हम यहां पर बोलेंगे कि 8 बजे चलना शुरू किया है, किस स्पीड में चलना शुरू किया है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। और कितने घंटे तक चलता रहा यह? 4 घंटा तक। तो बताओ कितना आगे चला जाएगा? बोलोगे 7 चौका 28, 280 किलोमीटर। अब बच गया 12, कितना बच गया? 12। ये आगे तो जा ही रहा है, आगे तो ये स्पीड में जा ही रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका पीछा नीरज करना शुरू किया किस स्पीड से? 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। बताओ रिलेटिव स्पीड लगेगा, जुटेगा कि घटेगा? तो 120 में से 70 को घटाओगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ कि कितने देर में पकड़ लेगा? 280 किलोमीटर आगे है तो कितने देर में पकड़ लेगा? टाइम निकालने के लिए 280 बटे क्या कर देंगे हम लोग? 280 बटे क्या कर देंगे? 50 कर देंगे। 280 बटे 50 कर दोगे तो 28 बटे 5 घंटा हो गया। 5 बचे 25, बच गया 3 बटे 5 घंटा। 3 बटे 5 घंटा को हम 60 से गुना करेंगे, 12 पंचे 60, 12 तिया 36। तो 5 घंटा 36 मिनट में पकड़ा जाएगा। बोलो पकड़ा जाएगा, लेकिन कब से? 12 बजे से। कब से? 12 बजे से ना रिलेटिव स्पीड लगा है। तो 12 बजे में 5:36, 5 घंटा 36 मिनट जोड़ोगे तो ये तो पहला कथन बिल्कुल सही हो गया कि नीरज और विवेक शाम में 5:36 पर एक दूसरे से मिल लेगा। दूसरा कथन पे आ जाते हैं। शाम 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक बोला जा रहा दोनों के द्वारा कुल दूरी 1080 किलोमीटर तय किया गया। तो ये बताओ कि जो पहले चला था 70, दूसरा कथन हम चेक करना शुरू कर रहे हैं। देखो यहां पर जो पहले चला था 8 बजे, 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक कितना घंटा होगा? कितना घंटा होगा? 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 8 घंटा होगा। तो ये 8 घंटा तक चलता रहा 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। और ये 12 बजे से चलना शुरू किया 4 बजे तक, 4 घंटा, 4 घंटा तक ये चलेगा कितना किलोमीटर के स्पीड से? 120 किलोमीटर के स्पीड से। दोनों को जोड़ के देखो 1080 आ रहा है क्या? 7 चौका 28, 280 आ गया और 12 चौका 48, 480 आ गया। दोनों को जोड़ दोगे तो 1080 तो नहीं आया, यानी दूसरा कथन क्या है? गलत। और दूसरा कथन गलत है तो आंसर, अच्छा ये सॉरी 4 से गुना कर दिए, 8 सते 56, 560 जोड़ दो तो आ गया। चलो दूसरा कथन देखो, वैसे भी गलत हो गया, ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, क्या चले आगे? चलो देखो नेक्स्ट, पी क्यू और आर अकेले एक कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य करना शुरू किया। पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया और क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ा है। पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ा है। इसका मतलब अंतिम से कितना दिन पहले छोड़ा? 3 दिन पहले। तो आर ने शेष कार्य अकेले पूरा किया है। पूरा काम कितने दिन में हुआ ये बताओ जल्दी से। पी क्यू और आर, पी किसी कार्य को कर सकता है 12 दिन में, क्यू कर सकता है 15 दिन में और आर कर सकता है 20 दिन में। 15, 20, 12 का एलसीएम 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। और जो अंतिम से छोड़ के जाता है उससे क्या करते हैं? काम करवाते हैं। तो ये अगर 8 दिन पहले छोड़ के गया, अगर यह 8 दिन पहले छोड़ के गया पी, तो हम बोलेंगे 5 के कार्य क्षमता से 8 दिन तक अगर हम इससे कार्य करवाएंगे तो यह कितना कार्य और कर देगा? 40। 60 तो कार्य होना ही है, चाहे छोड़ के जाए क्या कि चाहे पकड़ के रखे, काम तो 60 होना ही ना है जी। लेकिन ये 8 दिन पहले छोड़ के गया। इससे हमारा फायदा क्या होगा कि शुरू से अंत तक आर कार्य कर रहा है, क्योंकि पी कार्य छोड़ के गया 8 दिन पहले और क्यू जा रहा है पी के जाने के 5 दिन बाद। अगर 5 दिन बाद जा रहा है तो इसका मतलब अंतिम से कितना दिन पहले छोड़ के जा रहा है? 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। तो हम बोलेंगे अगर क्यू भी 3 दिन रह जाता तो क्यू भी 4 के कार्य क्षमता से 3 दिन तक कार्य कर लेता। तो हम बोलेंगे टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया है? तो 40 और 60 मिलके 100 और 12 मिलकर के क्या टोटल 112 यूनिट कार्य हो गया? अगर 112 यूनिट कार्य हो गया तो अभी तक आर ही दिख रहा था अंतिम तक, अब हमारे पास पी भी आ गया और क्यू भी आ गया। अगर इन तीनों के कार्य क्षमता से डायरेक्ट हम लोग भाग लगा दे इसमें तो कुल समय निकल जाएगा हमारा। तीनों का कार्य क्षमता 5, 4, 9, 9, 3, 12, काट दोगे 4 तिया 12, काट दोगे 28 चौका 112,
तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, 28/3, 28/3 दिन। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक निश्चित धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 35,680 और 6 वर्ष में 53,520 हो जाती है। प्रथम स्थिति में धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। यहाँ बताओ कोई प्रिंसिपल है 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, या 3 वर्ष में हो जाती है 35,680 और 6 वर्ष का मतलब अगले 3 वर्ष में, अगले 3 वर्ष में यह हो जाती है 53,520। तो यहाँ पर ऐसे सोचना है, बोला पहली स्थिति में ब्याज की गणना करना है, पहली स्थिति में। तो यहाँ पर सेम टाइम है, ये भी 3 वर्ष है और ये भी क्या है, अगर इस 3 वर्ष में ए रेशियो बी होगा, इस दोनों के बीच का रिलेशन, तो अगले 3 वर्ष में भी क्या रेशियो होगा, जल्दी बोलो, ए रेशियो बी। तो इसका मतलब है कि हमें निकालना है ये इस दोनों का रेशियो, इस 3 वर्ष में रेशियो निकालना है, इस 3 वर्ष का क्या निकालना है, रेशियो। लो रेशियो निकालते, ये हमारे पास 35,680 है, ये 53,520 है, निकालो इसका रेशियो। 8 से देखो कटेगा, 8 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, 8 से 8 चौका 32, 3 बच गया, 8 चौका 32, 8 छाके 48, 1 0 0 तो वैसे ही कट गया। फिर यहां पर रखो 8 छाके 48, बच गया हमारे पास कितना, 5, 8 छाके 48, 8 9 72। देखो 200 446 669 का इस्तेमाल अक्सर होता रहता है। 446 किससे कटेगा, 223 से, और 223 का ये 3 गुना, 223 का 2 गुना, तो 223 का 2 गुना हुआ 223 का। तो इस 3 वर्ष में क्या रेशियो आया, 2:3। तो इसका मतलब है कि पिछले 3 वर्ष में भी क्या रेशियो रहा होगा, 2:3। तो 3 यूनिट इस बार किसको रिप्रेजेंट करेगा, 35,680 को। तो 1 यूनिट अगर निकाल देंगे तो यही ना 2 से 3 हो गया, इसका मतलब है यही जो 1 यूनिट है यही ब्याज को रिप्रेजेंट करेगा। 3 से काटना शुरू करो, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, बच गया 2, 3 8 24, बच गया 2, 3 9 27, बच गया 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 11,893 रुपया 33 पैसा निकटतम पूर्णांक तक बोला है, तो 11,893 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। सेम टाइम में सेम रेशियो रहेगा 3 वर्ष में, और इस 3 वर्ष में भी क्या रहेगा, रेशियो सेम रहेगा। अगले 3 वर्ष में, किसी भी 3 वर्ष में लेकर के जाओगे तो रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को कंपाउंड रेशियो भी बोलते हैं। ए अनुपात बी, आगे भी ए अनुपात बी, आगे भी ए अनुपात बी। ऐसे कभी सुने हो, ऐसा सुने हो क्या, ऐसा एक क्वेश्चन सुने होगे कि कोई धन 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, तो बताओ 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। 3 वर्ष में दुगुना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक लोकसभा चुनाव में जब ये क्वेश्चन नहीं बना, हमको तो नहीं लगता मैथ में कोई क्वेश्चन बनता होगा। जब ये क्वेश्चन नहीं बना कि 3 वर्ष में दुगुना हो गया, 3 वर्ष में ये दुगुना हो गया, 1 से 2 हो गया, तो 6 वर्ष में क्या होगा, अगले 3 वर्ष में फिर दुगुना हो जाएगा, अगले 3 वर्ष में फिर दुगुना हो जाएगा, अगले 3 वर्ष में फिर दुगुना हो जाएगा। बताओ, चलो आराम करो, समझ गए। लो, एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए, दल बी को कुल मतों का 25% मत प्राप्त हुआ, दल सी को शेष मत प्राप्त हुए हैं, उसे दल ए से 9,000 अधिक मत प्राप्त हुए। दल बी को हुए मत की संख्या ज्ञात करें। यहां सुनो, ए को कितना मत प्राप्त हुआ है, 30%, बी को कितना मत प्राप्त हुआ है, 25, तो सी को कितना मत प्राप्त होगा, 45। 30 प्लस 20, 30 प्लस 25 मिलकर क्या होगा, 55। 100 में से 55 घटा दिए तो क्या आ गया, 45। क्वेश्चन कहा जा रहा है सी को जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक मत प्राप्त हुआ, पहले बताओ, 15%, और टोटल मत में बोला है 9,000 अधिक मत है, तो ये 15% बराबर हो गया है 9,000 की। तो 1% बराबर क्या होगा, 15 छाके 90, 600 के बराबर, किसके बराबर, 600 के बराबर। बी को कितना मत प्राप्त हुआ, तो हम बोलेंगे 25 गुना क्या हो जाएगा, 600, 25 छाके होता है 150, लिख लो इसको, 15,000।
चलो अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर का। पी की आय क्यू की आय का 250% है, पी का व्यय क्यू के व्यय का 180% है, पी की आय क्यू के व्यय का 400% है, पी की बचत और क्यू के बचत का क्रमशः अनुपात ज्ञात करना है। ये बताओ, पी लिखा हुआ है और क्यू लिखा हुआ है। पी का जो इनकम है वह क्यू के इनकम का 250% है। क्यू के इनकम का क्या है? 250%। अगर क्यू का इनकम 100% होगा तो 100 का 250 हो गया। अरे 100 का क्या हो गया? 200। रेशियो निकालोगे तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 250 और 100 लिख करके काट दो, हो जाएगा 5:2। फिर कहा जा रहा पी का जो व्यय है, पी का जो व्यय है, पी का जो व्यय है वह क्यू के व्यय का 180% है। अगर क्यू का व्यय 100% होगा तो पी का व्यय होगा 180%। क्यू का व्यय अगर 100% होगा तो पी का व्यय क्या होगा? 180%। काट दोगे, 2 से काटोगे, 2 में 18, 2 पंचे क्या आएगा? 10। 180, यहां देखो 250 और 100 का रेशियो क्या होगा? 5 पचे 25, 5 दूनी 10। 180 का और 100 का रेशियो क्या होगा? काट दोगे 0 0, 2 में 18, 2 पंचे 10। क्वेश्चन में हमसे कह दिया क्या कि पी की जो आय है क्यू के व्यय का 400% है, तो पी की बचत क्यू की बचत का क्रमशः अनुपात ज्ञात करना है। ये हमारे पास जो इनकम है, ये हमारे पास है 5x और 2x। इसका एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं 9y और 5y, दोनों अलग अलग होगा। ये इसको मान लिए 5x 2x और इसको क्या मान लिए? 9y और 5y। अब एक और रिलेशन क्या दिया हुआ? पी का जो आय है वह क्यू के व्यय का 400% है। पी का आय कितना है बोलो? 5x और क्यू का व्यय कितना है? 5y। और इस दोनों में रिलेशन क्या है कि पी की जो आय है, पी की जो आय है वह क्यू के व्यय का 400% है। क्यू के व्यय का 400% है। क्यू के व्यय का कितना परसेंट है? 400% है। क्या 0 0 0 0 कट जाएगा? क्या 5 से 5 कट जाएगा? x बराबर 4y के, तो x और y का रेशियो हो जाएगा 4 इस तरफ आ जाएगा, 1 इस तरफ आ जाएगा। x अनुपात y का मान हो जाएगा 4:1। अब यहां पर क्या हो जाएगा? देखो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां किससे गुना कर दो? 4 से। और जहां जहां हमें y दिख रहा है वहां वहां किससे गुना कर देंगे? 1 से। कर दे गुना। अब हमें पता है कि आय में से व्यय को घटाते हैं तो बचत निकलता है। आय में से व्यय को घटाते हैं तो क्या निकलता है? बचत। तो हम बोलेंगे 5 चौका 20, 20 में से 9 को घटा देंगे क्या आएगा? 11। और 2 चौका 8, 8 में से 5 को घटा दोगे क्या आएगा? 3। तो यही हमसे पूछ रहा था इसके बचत का रेशियो क्या होगा। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 11:3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक शंक्वाकार तंबू, एक शंक्वाकार तंबू का व्यास तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर और 5.6 मीटर है। तंबू बनाने के लिए 4 मीटर चौड़े कपड़े कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? तंबू बनाने का मतलब है तो कपड़े का आवश्यकता होगा तो वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। तो यहां पर सब कुछ दिया हुआ, व्यास है 16, व्यास हमारे पास अगर 16 है तो त्रिज्या क्या होगा? 8 और तिर्यक ऊंचाई है 5.6। तो ऊंचाई निकालने का कोई जरूरत है नहीं, हमें डायरेक्ट निकालना पाई आर एल। पाई पाई आ जाएगा 22/7, आर आ जाएगा 8 और एल आ जाएगा 5.6। यहां पर हमारे पास है ये इसका पूरा का पूरा क्या आ गया? क्षेत्रफल। ये पूरा का पूरा क्या आ गया? क्षेत्रफल, यानी कपड़े का क्षेत्रफल हो गया। हम एक बार निकाल देते हैं, 7 से काटोगे 7 8 56, ये 0.8 आ गया, पाई आर एल। ठीक है, तो 8 को 8 से गुना करोगे, 8 8 8 64, ठीक है ना? 8 8 64, 64 को दुगुना करोगे 128, 128 को 11 से गुना कर दोगे। हम ऐसा करते हैं, सुनो एक काम हम और कर देते हैं, यहीं पर देखो ये कपड़े का लंबाई हुआ ना जी, कपड़े का क्षेत्रफल। अगर ये कपड़े का क्षेत्रफल हुआ तो कपड़े का क्षेत्रफल में चौड़ाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चौड़ाई। हमें सिर्फ लंबाई निकालना है। हम बोल सकते हैं कपड़े का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर इस क्षेत्रफल के बोल सकते हैं क्या? यही काम कर दो। देखो 4 से कट जाएगा तो थोड़ा छोटा भी हो जाएगा, ये 0.2 हो गया। 8 को 2 से गुना करोगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को 11 से गुना करोगे 352, एक डिजिट पहले दशमलव है, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 35.2 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। क्या हो गया इसमें? इस क्वेश्चन में? अरे मर जाओ कहीं नाली उली में जाके। जब आज के क्वेश्चन में चक्कर आ गया
तुम कॉपी और एडमिट कार्ड आएगा उसको फाड़ के फेंक देना, तुम लायक भी नहीं हो बैठने के। आज का क्वेश्चन में चक्कर आ गया है। आज का क्वेश्चन हम खोज के दिए हैं कि जो क्वेश्चन किसी से, हमको लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जिससे नहीं बना होगा। इस क्वेश्चन में कोई दम रहा है, सीधा सीधा पाई आर एल निकालना, इसमें चक्कर आ गया है। जिसको आया चक्कर एडमिट कार्ड फाड़ के फेंक दो, समझे। जोड़ घटाओ गुना भागा में दिक्कत है, अंतिम समय में तुम खोज रहा है कि हाँ, हमको तो लग रहा है हम फालतू से 1 साल से पढ़ा रहे हैं। जितना मेहनत किए हैं, जितना क्वेश्चन बताओ, मिश्रण सब ने बताया है, किस लेवल का क्वेश्चन बताए, समझ रहे हो। अब पढ़ोगे नहीं, अब मन आएगा 5 दिन के बाद, अंतिम में 5 दिन बचा हुआ है, 25 तारीख से एग्जाम है, आज 20 तारीख है, पढ़ लेंगे हो जाएगा रिजल्ट। अभी अगले जन्म भी नहीं होगा, तुमको लग रहा है 5 दिन में हो जाएगा रिजल्ट। अभी क्या, अभी रिवीजन का टाइम, अभी फास्ट रिवीजन करवाने का है, और जो उसी में जो होशियार बच्चा होगा, जो सिंसियर होगा, वो रिवीजन कर लेगा। अभी देखो कैसे दिए हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, क्या 2 क्वेश्चन दिया, देखो गिन के, और सब बार अलग अलग क्वेश्चन देते। देखो क्वेश्चन शेषफल प्रमेय से है, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं, दूसरा नंबर सिस्टम है, तीसरा देख लो एलसीएम एचसीएफ है, एगो क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ है। देखो यहाँ पर ये मिक्सर है, ये मिक्सर एलिगेशन है, बोलो है ना। देखते चलो, ये देखो हमारे पास क्या है, एज और एवरेज, एज और एवरेज दोनों मिला के क्वेश्चन है। यहाँ देखो एवरेज का विशुद्ध क्वेश्चन है ना ये। यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लो तुम्हारा परसेंटेज का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लो तुम्हारा रेशियो का क्वेश्चन है। बोलो है कि नहीं है। इसमें चक्कर आ रहा है, जो नहीं पढ़ा है उसको चक्कर आएगा, जो नहीं पढ़ा है उसको चक्कर आएगा, याद रखना इस बात को। जो पढ़वे नहीं किया उसको लगता है कि नहीं हम जा रहे हैं ऐसे, रेलवे को हल्के में ले रहा है। तुमको क्या लग रहा है, रेलवे में फॉर्म भरे, आईटीआई कर लिए किसी कॉलेज से, हो गया नौकरी है। यहाँ पे पैसा दे देकर सेटिंग करा करा के एस्टेट सीटेट कर लिया है, जैसे निकाल दिया बीपीएससी टाइम फीस। बीपीएससी जो एग्जाम ले रहा है, अभी पहले सीटेट निकाला, किसी से बैठा करके निकाल लिया, पैसा दे करके निकाल लिया सीटेट, और उसको लगा कि हम मास्टर हो जाएंगे, बीएड कर लिए मास्टर। अरे गांव में घर में जाओगे, देखो कि क्या कर रही है, घास काट रही है। अच्छा, तो और क्या कर रही है, बीएड करवा रहे हैं हरियाणा से। है? देखो इधर, पढ़ना पड़ेगा, याद रखो, पढ़ना पड़ेगा। और जिसको भी अभी भी बता रहे, अभी भी समय है, समय इसके लिए तो नहीं है, एएलपी के लिए तो नहीं है। जिसको अगर चक्कर आ रहा है उसके लिए अब एएलपी में समय नहीं है, लेकिन वो चाहेगा तो अगला एएलपी अभी भी निकाल सकता है। जिसको चक्कर आ रहा है ना, वो चक्कर तक्कर छोड़ करके अभी से पढ़ना शुरू करो, देखो अगला एएलपी निकल जाएगा। लेकिन अभी भागोगे, जैसे परीक्षा होगा पहली फुर्सत में निकल लोगे, पहली ट्रेन से नहीं निकलेगा। चला गया घर, हम तो तैयारी करके ना आ रहे पटना में, मामूली बात समझते हो, 16 लाख रुपया लेंगे, समझे। तैयारी कर रहे हैं, उसी में तुम 16 लाख रुपया ले रहे हो, समझे। चलो मेरा क्या लोगे बताओ। चलो देखो यहां पर क्वेश्चन, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु का नाम सुने हो, समकोण त्रिभुज का, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यही ना होगा। एक तो समकोण भी होगा और ऊपर से दोनों भुजा भी क्या होगा, बराबर। इसका परिमाप दिया हुआ 30 मीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ध्यान से सुनो। इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, बोलोगे। इसका हम लोग x मान लेते हैं, एक भुजा, ये भी भुजा x, x x, ये हमारे पास क्या 2x हो जाएगा क्या। अब यहां पर बताओ, इसका परिमाप दिया हुआ, परिमाप देने का मतलब है तीनों भुजाओं का योगफल, x प्लस √2x, x को ले लोगे कॉमन, 1 प्लस √2, क्या 2 प्लस √2 हो जाएगा क्या, और ये बराबर किसके आ गया, 30 के। तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 30/2 प्लस √2, ऊपर नीचे किससे गुना कर दोगे, 2 माइनस √2 गुना कर दोगे क्या, हर का परमेयीकरण कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करोगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर होगा 4, b स्क्वायर होगा 2, अंतर क्या आएगा नीचे में 2, और 2 से काट देंगे तो ये क्या आएगा 15। तो x का मान हमारे पास निकल चुका है 15। अगुना हम ऐसा क्यों ना करें, ये जो है 2 माइनस √2 है, √2 को 1.41 बोल सकते हैं क्या, तो 2 में से 1 को घटाओगे, 1 में से 0.41 को घटाओगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 और 9, तो लगभग में हम लोग इसको 6 ले लेते हैं, 15 छाके 90, 15 छाके 90, ये हमारे पास 0.6 हो जाएगा, 15 छाके 90 तो 9 आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हम ज्यादा ले लिए अपने मन से, क्या लिए हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कम। अगर हम ज्यादा लिए हैं तो आंसर क्या आएगा, कम। अगर हम कम लेते तो आंसर क्या आता, ज्यादा। यहां पर x का मान हमने अपने मन से ले लिया है 9, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लिया है, इस बात पे ध्यान रखना। अब बताओ कि इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
9 9 में 81, 81 का आधा क्या होगा 40.5, 40.5 से जो कम वाला होगा वही उत्तर होगा, 40.5 से जो नजदीक में कम वाला होगा वही उत्तर होगा। ऑप्शन क्या होगा 39। कुछ लोग बोलेगा सर ये तो 41 के नजदीक है ना, 41 के नजदीक, लेकिन आंसर होगा 40.5। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से हम ज्यादा लेके चल रहे हैं, और ज्यादा लेके चलेंगे तो 40.5 खुद ज्यादा है, 40.5 क्या है और कम होगा, तो और कम होगा, तो अब नजदीक में देखो कौन सा वैल्यू आ गया 39। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या 3 4 5 ट्रिपलेट होता है क्या? देखो उसी पे क्वेश्चन है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ट्रिपलेट पे क्वेश्चन है ये। इसका मतलब ये स्क्वायर है, ये भी क्या है स्क्वायर है, ये भी क्या है, बात खत्म। देखो क्यूब रूट ऑफ एक्स बराबर क्या होगा 2 के, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 8, आंसर आ गया ए। x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित है, किससे? x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसमें a का मान निकालना है। x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित होगा तो x का मान क्या लोगे 8, 8 उठा के रख दो, 8 8 64, 64 तिया 192, अब प्लस ये क्या आ जाएगा 8a, अब प्लस क्या आएगा 4, पूर्णतः विभाजित है तो शेषफल आएगा 0, 192 एक 4 को जोड़ दोगे तो 196 आएगा, और बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में 196 आएगा, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 3 बच गया, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, आंसर आ गया माइनस 24.5। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या ये एलजेब्रा में हम पढ़ाए थे x प्लस 1/x बराबर अगर 2 होगा तो x का मान क्या होगा 1, x का मान क्या होगा 1, मुझवानी याद रहना चाहिए, 7 को पॉइंट बताए थे इस पे। x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x का मान क्या आएगा 1, x प्लस 1/x बराबर -2 है तो बताओ x का मान क्या आएगा -1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अगर 2 है तो इसका मान क्या आएगा, x का मान क्या आएगा +-1। ये तीन को तो एक साथ बताए थे। उसके बाद देखो यहाँ पर x प्लस 1/x का मान अगर 1 होगा तो x क्यूब का मान क्या हो जाएगा -1, x प्लस 1/x का मान अगर -1 होगा तो x क्यूब का मान क्या हो जाएगा बताओ +1, ये हो गया 3 2 5। x प्लस 1/x का मान अगर √3 होगा तो जल्दी से बताओ x पर पावर 6 का मान क्या होगा -1, x प्लस 1/x का मान अगर माइनस में √3 होगा तब भी x पर पावर 6 का मान क्या होगा -1। ये सब तो एकदम जुबान पे रहना चाहिए, नहीं बताया इससे पिछला 10 कक्षा में बताए थे। टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है क्या? अगर इसको x मानेंगे तो ये 1/x है कि नहीं है, x प्लस 1/x बराबर 2 तो x का मान और x का मान अगर 1 है तो 1 पर कितना भी पावर करोगे तो क्या आएगा 1, 1 पर कितना भी पावर करोगे तो क्या आएगा 1, आंसर क्या होगा 2। क्या a प्लस बी बराबर 90 डिग्री बताए हैं? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री 9 गो रिजल्ट बताया है, कितना रिजल्ट बताया है? एक सांस में याद रहना चाहिए था, याद रहना चाहिए ना, डेली बताते हैं कि नहीं बताते हैं? साइन ए बराबर कॉस बी, सेक के बराबर कॉसेक बी, टेन ए बराबर कॉट बी, ये हो गया 3 रिजल्ट एक साथ, 4 रिजल्ट अब एक साथ। साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1, टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1, कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1, ये हो गया 4 रिजल्ट, 4 3 7। अब 2 रिजल्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर a, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर a। और उल्टा भी याद रखना था, टेन ए बराबर, हम बोले थे उल्टा भी याद रखना, टेन ए बराबर अगर कॉट बी के दिया हुआ है, टेन ए बराबर अगर कॉट बी के दिया हुआ है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे ए प्लस बी का मान क्या होगा 90, 3 थीटा प्लस 4, 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा माइनस 6 बराबर 90, तो 4 थीटा का मान आ गया 96, तो थीटा का मान क्या आ गया बताओ 24, बोला आ गया क्या? यही मान पूछ रहा है, उत्तर क्या आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर आ गया है डी। चलो लास्ट क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस। देखो हाइट एंड डिस्टेंस, ए और बी समान आधार वाली दो मीनारें हैं, रेशियो तो हमेशा याद रखना है, ये तो हम बताए हैं बार बार, ये रेशियो को ए को कम से कम इतना रेशियो याद रखो, ये अगर 45 है, ये 45 है, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 तो ये क्या होगा √2, ये 45 और 45 है तो बताए है ना। और ये हम बताए हैं अगर ध्यान रहे तो ये 30 अगर है, 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। ए और बी समान आधार वाली दो मीनारें हैं, दो मीनारें हैं, ठीक है, दो मीनारें हैं, ए और बी दो समान आधार, दोनों का आधार समान है, ऊंचाई समान नहीं है। कहा जा रहा है इसका जो मध्य बिंदु है, इसके जो मध्य बिंदु है उससे ए और बी के शीर्ष के ऊंचाई का कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। ये इधर 30 डिग्री है और इधर कितना डिग्री है 45 डिग्री। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए और बी के ऊंचाई का अनुपात निकाले, सिर्फ रेशियो जिसको पता रहेगा आंसर कर देगा। देखो यहां पर ध्यान से सुनो, इसके सामने तो 60 के सामने
तो इतना दूर √3 हुआ क्या? और अगर ये मध्य बिंदु है तो ये भी क्या होगा, जल्दी बोलो, ये भी क्या होगा? अगर ये मध्य बिंदु है, ये √3 है, तो ये भी क्या होगा? अगर ये 45 के सामने √3, तो इस 45 के सामने भी क्या होगा? इसी दोनों का ऊंचाई पूछ रहा था, 1:√3। आंसर आ गया, देख लो, ऑप्शन नंबर सी।